प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से GAVM ऑनलाइन क्लासेस में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ने के बाद आज हम चलते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के तरफ। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो रहेगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। पूर्व में हमने ये पढ़ा कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। जो संसदात्मक व्यवस्था है इसमें हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि इसमें दो प्रकार के जो हैं सरकार के प्रधान होते हैं। एक तो वैधानिक प्रधान यानी संवैधानिक, या हम इसे नाम मात्र का बोल सकते हैं, नाम मात्र का प्रधान, और एक होता है वास्तविक। तो नाम मात्र के प्रधान में हमने पढ़ा था कि जो देश का राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रधान है, ये नाम मात्र की शक्तियाँ उसके पास सिर्फ, और जो वास्तव में जो प्रधान है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ठीक है। अब जो संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, वैधानिक तौर पर तो वो शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन अनुच्छेद 53 में हमने एक ये चीज़ और पढ़ी थी कि राष्ट्रपति अपनी संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के सहयोग से करेगा, और वो अधीनस्थ होते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। इस प्रकार अगर व्यवहार में देखा जाए, अगर हम व्यवहार में देखते हैं तो संघ की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण एकदम पूर्ण रूप से वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है। तो देखिए, चलते हैं हम आज प्रधानमंत्री की तरफ। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 ये उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये बात जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखी गई है। देखिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार, यानी अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की जो है एक मंत्रिपरिषद भी होगी या फिर एक मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री का उल्लेख है, तो वो होगा अनुच्छेद 74। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका, यानी मंत्रिपरिषद का जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया हुआ है। अब इसी के साथ साथ हम इसके अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 75। अब यह बात हम समझ चुके हैं कि भाई प्रधानमंत्री पद का उल्लेख और मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। अब इनकी नियुक्ति के संबंध में जो उल्लेख दिया हुआ है, इसकी नियुक्ति संबंधी बातें जो है अनुच्छेद 75 में की गई। क्या है अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वह नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त। ये बात ध्यान रखना। नियुक्त यानी उसकी नियुक्ति की जाती है, ना कि उसका निर्वाचन होता है। कोई कहे कि निर्वाचन तो गलत, मनोनयन तो गलत, ठीक है, ये सारे नहीं होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री पद नियुक्त होता है, यानी प्रधानमंत्री को
राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि वह कौन सा व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो इस बारे में ये बात है कि राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा। अब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जो बहुमत दल का नेता है, जो बहुमत दल का नेता यानी सत्ता प्राप्त दल का जो नेता है लोकसभा में, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो इस बारे में हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जिसको लोकसभा में बहुमत मिला है यानी जिसकी सरकार बनने वाली है। बहुमत दल का मतलब हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जो आम चुनाव होते हैं इसमें सभी प्रकार के जितने भी राष्ट्रीय दल है वो सारे अपने अपने उम्मीदवार जो हैं चुनाव मैदान में उतारते हैं, यानी वो जनता से सीधे प्रत्यक्ष वोट लेके जो हैं जीत हासिल करते हैं। अब जिस राजनीतिक दल के उम्मीदवार मतलब बहुमत में ज़्यादा संख्या में जीतकर लोकसभा में जाते हैं यानी वह दल क्या हो गया, बहुमत दल हो गया। तो बहुमत दल यानी उस दल की सत्ता बनेगी, उस दल के हाथ में सरकार आएगी। तो सत्ता प्राप्त जो दल है उसका जो प्रमुख नेता है, ठीक है, उसको जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। अब ये तो हो गई प्रधानमंत्री की बात। अब पीछे बचती है अपने मंत्रिपरिषद। तो ये मंत्रिपरिषद कौन होगी? तो मंत्रिपरिषद भी प्रधानमंत्री को सलाह एवं परामर्श देने के लिए होगी, ठीक है। अब उस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसके बाद में प्रधानमंत्री की सलाह से जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। तो इसमें हम एक बात और लिखेंगे कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हमने दो अनुच्छेद पढ़े, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, ठीक है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और सत्ता प्राप्त दल के बहुमत दल का जो नेता है उसको जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह एवं परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चलिए, ये हो गई प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात। देखिए, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि किसी दल को बहुमत मिलता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो अपने स्वविवेक का उपयोग करके मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी कभी कभी त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अनुसार कि भाई किसे प्रधानमंत्री बनाना है उसे प्रधान बनाता है। जैसे मान लो कभी त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति पैदा हो जाए, किसी भी राजनीतिक दल को जो है बराबर किसी को स्पष्ट बहुमत मिले ही नहीं, सभी को बराबर मत मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल होगा, जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा, उसको जो है राष्ट्रपति उस दल के जो वरिष्ठ नेता है उसको जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगा। और अन्य भी ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से जो है प्रधानमंत्री का नियुक्त करता है। जैसे कोई पूर्व प्रधानमंत्री है, जैसे प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत है और
कार्यकाल में उसकी मृत्यु हो गई हो या फिर पद से त्याग पत्र दे दिया हो, ऐसी स्थितियों में जो है प्रधानमंत्री पद का जो नियुक्त करना है वो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के हिसाब से ही करता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में। क्या होते हैं प्रधानमंत्री के कार्य? संघ का वास्तविक प्रधान होने के नाते कौन कौन सी शक्तियां और कार्य प्रधानमंत्री को मिले हुए हैं? प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां दोनों हम साथ में पढ़ते हैं, यानी क्योंकि दोनों एक ही चीज है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। तो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन। गठन या निर्माण कह सकते हैं हम। यह है प्रधानमंत्री का पहला कार्य, यानी पहली शक्ति। अब संवैधानिक तौर पर तो हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है, लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो वास्तव में जो है मंत्रिपरिषद का गठन है जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वो सत्ता प्राप्त दल का नेता होता है और किस व्यक्ति को कौन से विभाग का मंत्री बनाना है, ठीक है, वो सारा निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो उनके इशारों पर कार्य करता है। यानी जब हम ये पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र की शक्ति है, तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि व्यवहार में जो सारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के साथ ही रहेगी। यानी जो राष्ट्र की जो मेन धुरी है हम कह सकते हैं वो मुख्य जो है प्रधानमंत्री ही है। तो जो मंत्रिपरिषद का गठन है, मंत्रिपरिषद का जो निर्माण करना है, ठीक है, कितने विभागों का निर्माण करना है, किन किन व्यक्तियों को जो हैं किस प्रकार के मंत्रियों उनके बीच जो है विभागों का बंटवारा करना, ये सारे कार्य जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद का गठन पहला कार्य हो गया। अब उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं कि मंत्री या मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा ठीक है। इससे पहले वाले हमने शक्ति पढ़ा कि मंत्रिपरिषद का गठन, यानी वैधानिक सीमा में रहते हुए कितने मंत्रियों का गठन करना है, किस प्रकार की मंत्रिपरिषद का क्या आकार होगा, वो सारा जो है प्रधानमंत्री ही तय करता है। उसके बाद दूसरा कार्य आता है कि मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा, यानी विभागों का वितरण। ये सारा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, यानी कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ठीक है, ये सारा जो तय है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। जैसे बहुत सारे विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ठीक है। इन मंत्रालयों का बंटवारा किस प्रकार करना है, यानी किस आदमी को कौन सा विभाग देना है, ये सारा कार्य जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, ठीक है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि बैठकों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता। अब मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, अब विभागों का वितरण करने के बाद किस किस मंत्री, अब विभागों का वितरण करने के बाद तो मंत्रियों के हाथ में काम आ गया कि भाई अब मुझे क्या कार्य करना है। उन सब के कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जाता है। यानी कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में ही कार्य करती है।
बैठकों की अध्यक्षता, मतलब जो मंत्रिमंडल होगा उस मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाएगी। मतलब जो सारी नीतियों का निर्धारण है वो सब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें हैं उनका सभापतित्व करेगा और मंत्रिमंडल की जो समस्त कार्यवाही हैं उनका जो है संचालन करेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच समन्वय, राष्ट्रपति के मध्य समन्वय या फिर हम कह सकते हैं कड़ी के रूप में कार्य करना। कड़ी के रूप में कार्य करना, इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 78 के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। यानी जो देश का जो मुख्य है प्रधान वो तो राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आ गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद को नियुक्त किया, ठीक है। तो अब मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की जो कड़ी है वो हो गया आपके प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक समन्वय स्थापित करना है। इन दोनों का जो मध्यस्थ है प्रधानमंत्री, इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करना, इन दोनों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना प्रधानमंत्री करता। किस प्रकार? अब आपका यह प्रश्न होगा कि सर किस प्रकार से जो है ये कड़ी का कार्य करता है। तो कड़ी के कार्य में मतलब हम ये समझेंगे कि जो मंत्रिपरिषद की जो सारी कार्यवाही है, जितने भी कार्यवाही हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराता है, ठीक है। यानी जो संपूर्ण सूचना है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को उन सारी सूचनाओं और सारी कार्यविधियों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराएं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और ऐसे कई से जो हैं विधेयक या फिर ऐसे कई मामले होते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन में रखने की कोशिश की जाती है लेकिन वो रख नहीं सकते, तो ऐसे मामलों को जो है प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति जो है सदन में रख पाता है। ये बात संविधान के अनुच्छेद 78 में लिखी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद की संपूर्ण कार्यविधि है उसके बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य भी बनेगा कि वो राष्ट्रपति को जो है सूचना दे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का कार्य, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं कि लोकसभा का नेता, लोकसभा का नेता। अब हमने पहले यह भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो सत्ता प्राप्त दल का नेता होता है, उसे ही जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त सत्ताधारी दल का प्रधानमंत्री नेता होता है, यानी जो संपूर्ण कार्यविधि होती है वह प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही जो है संपन्न की जाती है। यानी प्रधानमंत्री संसद का यानी लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के जो समस्त कार्य वो सभी प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही किए जाते हैं। यानी जो वार्षिक बजट वगैरह रखना, ये सारे कार्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि विभिन्न पदों पर नियुक्तियां। हमने राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति है, एसटीएसी आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है, महान्यायवादी की नियुक्ति है। ऐसे बहुत सारे जो हैं पद हैं जिन पर नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी।
लेकिन अगर हम व्यवहार में पढ़ें, व्यवहार में देखा जाए तो उन पदों पर नियुक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। यानी प्रधानमंत्री जैसा कहेगा वैसा राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि भाई उस व्यक्ति को आपको संघ लोक सेवा का अध्यक्ष बनाना है या महान्यायाधीश बनाना है, जिस तरफ प्रधानमंत्री इशारा करेगा वैसा राष्ट्रपति कर देगा। यानी संवैधानिक तौर पर हम देखें तो वो नियुक्ति की शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास है, लेकिन व्यवहार में जो है उन सभी पदों पर नियुक्तियां करवाने के पीछे जो है हाथ किसका होता है, प्रधानमंत्री का ही होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके प्रधानमंत्री के बारे में सारी बातें। अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के बारे में। ये हो गई सारी प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री की शक्तियां पढ़ने के पश्चात हम आगे चलते हैं मंत्रिपरिषद की ओर। तो इसके बारे में हमने पहले अनुच्छेद 74 अभी पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 74 में। अब सभी प्रकार के कार्य करने के लिए जो है मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को सलाह देगी। अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यानी वो नहीं माने और पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के लिए लौटाई गई सलाह को वापस राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य है। ये संविधान के जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो पुनर्विचार के लिए जो सलाह लौटाई गई थी उसको वापस मंत्रिपरिषद द्वारा भेजा जाता है, तो उस चीज़ को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो अनुच्छेद 74 में हम ये पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी देश की एक, जो राष्ट्रपति को सलाह उनके कार्य में संपादन करने के लिए सलाह और परामर्श देगी। ठीक है, अब जो संविधान की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, संविधान की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ व्यवहार में देखा जाए तो वो मंत्रिपरिषद में ही नियुक्त होती है, यानी मंत्रिपरिषद में ही समाहित होती हैं, जिसका प्रधानमंत्री होता है। अब हम ये बात हो गई अपने मंत्रिपरिषद के बारे में, तो अब हम जो है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद के गठन में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि अनुच्छेद 75 यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी सबसे पहले हम बात पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75। पूर्व में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। दूसरी बात हम क्या पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, वही बात जो हमने अभी पढ़ी थी, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह से फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी।
अभी हमने पहले प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मंत्रियों के मध्य जो विभागों का वितरण है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही किया जाता है। और मंत्रियों का चयन, बात आती है यहाँ पर मंत्रियों के चयन की बात। तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सत्ता प्राप्त दल का यानी बहुमत दल का नेता है, अपनी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। इसलिए किन किन व्यक्तियों को कौन सा विभाग देना है या किन व्यक्तियों को कैबिनेट में शामिल करना है, ये सब तय कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा। आगे हम पढ़ते हैं मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रियों में कार्य विभाजन, मंत्रियों में कार्य विभाजन का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। कौन से मंत्री को, इसे हम कह सकते हैं कि यानी विभागों का वितरण, वही बात प्रधानमंत्री की शक्ति वाली। हम मंत्रिपरिषद का गठन पढ़ रहे हैं तो कार्य विभाजन, या ऐसा कह सकते हैं कि मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण या विभागों का बंटवारा। तो कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय प्रदान करना है या किस मंत्री को कौन सा कार्य देना है, वो सारी कार्यविधि प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मंत्रियों में कार्य विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मंत्रियों में कार्य विभाजन के पश्चात हम पढ़ते हैं कि मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। योग्यताएं देखिए, संविधान में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में नहीं पढ़ा। क्यों? और मंत्रिपरिषद की योग्यता के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अलग से योग्यताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की वही योग्यताएं होगी जो एक लोकसभा के सदस्य की होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होगा वह लोकसभा में बहुमत सत्ता प्राप्त दल का नेता तो होगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी सदन का जो है सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट जो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे जो है 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होती है, लेनी आवश्यक होती है, नहीं तो वह मंत्री पद से यानी प्रधानमंत्री पद से जो है पदच्युत माना जाएगा। यही बात जो है मंत्रियों में भी लागू होती है। यानी कोई मंत्री है, ठीक है, और वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो मंत्री के रूप में चुना गया, अपनी पार्टी का वो दिग्गज नेता है, बड़ा नेता है, बड़े स्तर का, ठीक है। अब उसे कोई मंत्रिमंडल का पद दे दिया जाए, कोई मंत्रालय दे दिया जाए, तो उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन, लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो वह उस मंत्रिमंडल से जो जिस पद पर है वहाँ से हटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि कोई बड़ा दिग्गज नेता होता है, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री उन्हीं नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में नियुक्त करता है जो उनके दल के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको जो है कैबिनेट में शामिल करता है, उनको जो है मंत्रालय सौंपता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपता है। अब उनकी नज़र में ऐसा कोई दिग्गज नेता है जिसको कोई बड़ा मंत्रालय सौंपना है, लेकिन वह चुनाव में हार जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि भाई वो पहले सदस्यता ग्रहण करे उसके बाद में उसको मंत्री पद दिया जाएगा, नहीं, उसको मंत्री के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन करने के बाद 6 माह के अंदर उसको या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कि एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, चाहे वो चुनाव लड़के वहाँ से बने विजयी होके, ठीक है। तो ये योग्यताएं मंत्रियों के लिए होनी आवश्यक है।
यानी मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर, यानी 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, और ऐसा नहीं होने पर उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, अब आता है मंत्रियों की पद, मंत्रियों की शपथ। देखिए, प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है, और उसके बाद सारे मंत्रियों को भी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अब जो शपथ दिलाई जाती है तो वो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वह पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किस बात की शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ, यानी वो अपने पद पर बने रहेंगे और जो अपनी जो नीतियां हैं वो मतलब आम जनता तक पहुंचने से पहले गोपनीय रखेंगे। फिर बाद में तो जो है सोशल होनी जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो है वह गोपनीयता बनाए हुए रखेंगे। तो मंत्रियों यानी जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, इसमें हम साथ में मानेंगे प्रधानमंत्री का भी सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन इस बात की जानकारी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जब तक मंत्रिमंडल को लोकसभा में विश्वास मत हासिल होगा तब तक मंत्रिमंडल अपने पद पर बना हुआ रहेगा। यानी सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद को बहुमत मिला हुआ है यानी विश्वास मत है तब तक मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है। सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन कब तक? जब तक उनको विश्वास मत हासिल है। अविश्वास मत जो है प्रस्ताव है वो पारित होने पर मंत्रिमंडल भी गिर जाती है। तो ये हो गया आपके मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल के बाद अब हम पढ़ते हैं कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में। वेतन एवं भत्ते, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का जो संविधान में कहीं पर जो है स्पष्टतः मुख्य रूप से अलग से इनका कोई उल्लेख नहीं है। इनको प्रधानमंत्री है, मंत्री है, उनको वही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो लोकसभा सदस्यों के होते हैं। यानी अलग से इनका कोई वेतन और भत्ते नहीं है। हाँ, उनको अलग से सुविधाएं दी जा सकती है। ठीक है, यातायात सुविधाएं हैं, जो निवास की सुविधाएं हैं, ठीक है, ऐसी सुविधाएं इनको दी जाती है। चलिए, ये हो गई आपके वेतन और भत्तों की बातें। अब हम देखते हैं, ये सब हमने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया कि भी ये सारे मंत्रिपरिषद का गठन इस प्रकार होता है। अब मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, यानी किस प्रकार मंत्रिपरिषद बनेगी। मंत्रिपरिषद का स्वरूप, क्या होगा मंत्रिपरिषद का स्वरूप, मंत्रिपरिषद की श्रेणियां क्या होगी। तो इसमें हम 3 प्रकार की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे।
मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है? तो पहले आपके इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। हमारे सामने 2 शब्द हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्रिपरिषद जो संपूर्ण मंत्री हैं वो इस मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री, यानी जो सत्ता की जो मुख्य धुरी है वो होंगे। मंत्रिमंडल जैसे कि हम यहाँ देख चुके हैं कि मंत्रिमंडल में एक तो होगा पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और उसके बाद में आपके होगा कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। ये अब मंत्रिपरिषद में सब होंगे, प्रधानमंत्री भी होगा, कैबिनेट भी होगा, राज्य मंत्री भी होंगे, उप मंत्री भी होंगे। यानी आकार में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद जो है बड़ी होगी और मंत्रिमंडल में सिर्फ पीएम होंगे, कैबिनेट होंगे और कभी कभी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी होंगे। क्या होता है स्वतंत्र प्रभार, वो हमें भी पढ़ेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। क्या होते हैं कैबिनेट मंत्री? तो ये सत्ता प्राप्त दल के बड़े नेता होते हैं। कौन होते हैं? सत्ता प्राप्त दल के बड़े नेता, यानी अपने विभागों का स्वतंत्र निर्णय। प्रधानमंत्री द्वारा इन मंत्रिमंडल को जो मेन मंत्रालय है, मुख्य मंत्रालय है, वो आवंटित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ठीक है, विदेश मंत्रालय है। कई इस प्रकार के जो हैं मुख्य जैसे वर्तमान में गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, रक्षा मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है। इस प्रकार से ये जो कैबिनेट है, ये सारे जो अभी मैंने मंत्रियों के नाम लिए हैं, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यानी ये अपने दल के बड़े नेता हैं और ये अपने विभागों का स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। इनको अपने विभाग में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। अब जो राज्य मंत्री हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट के सहायक होते हैं, कैबिनेट की सहायता के लिए। कुछ राज्य मंत्री वे होते हैं जो इस कैबिनेट जो मंडल है, मंत्रिमंडल है, इनकी सहायता के लिए होते हैं, ठीक है, इनको सलाह परामर्श देने के लिए या फिर इनके कार्यों में सहयोग के लिए। और कुछ राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री
कुछ राज्य मंत्रियों को भी स्वतंत्र प्रभार देता है, यानी उनको भी कुछ विभाग देता है जिसमें वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। यानी जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, यानी मंत्रिमंडल की, ध्यान रखना जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उसमें मंत्रिपरिषद में ये सभी आ जाते हैं। पहले हम उपमंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। उपमंत्री कौन होते हैं? ये राज्य मंत्री और कैबिनेट के सहायक, इनको अलग से कोई प्रभार नहीं दिया जाता है। ये जो उप मंत्री हैं वो इन राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए भी होते हैं और कैबिनेट की सहायता के लिए भी होते हैं। अब मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी तो मंत्रिपरिषद में ये सब शामिल है, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो इन सभी की जो शामिल मीटिंग करना थोड़ा असंभव हो जाता है, इसलिए मुख्यतः जो है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक लेता है। किसकी बैठक लेता है? मंत्रिमंडल की, जिसमें उसके जो विशेष खास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार वाले व्यक्तियों को भी, मंत्रियों को भी जो है कैबिनेट मीटिंग में आमंत्रित करता है और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो ये आप डायग्राम थोड़ा नोट कर लीजिए कि ये मंत्रिपरिषद का स्वरूप है। हाँ, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और राज्य मंत्री दो प्रकार से होते हैं। एक तो स्वतंत्र प्रभार, कुछ जो है राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और कुछ राज्य मंत्री जो है कैबिनेट की सहायता के लिए होते हैं। और उसके बाद में तीसरी श्रेणी आती है उप मंत्री की, जो अपने विभागों का स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते हैं। ये किसी अपने जो ऊपर मंत्री होता है उसके अधीन रहकर कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री की श्रेणियों को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में। क्या है मंत्रिमंडल की शक्तियां? चलिए, मंत्रिमंडल की शक्तियां देखिए। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में। यानी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अब देखा जाए तो मंत्रिमंडल की सलाह एवं परामर्श से ही राष्ट्रपति जो है हर कार्य को करता है। यानी जो संघ को जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं वो व्यवहार में अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल के पास ही होती हैं। यानी भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मंत्रिमंडल को कहा जाता है। यानी शासन व्यवस्था जो है पूर्ण रूपेण किसके हाथ में होती है? मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल संसदात्मक व्यवस्था के अनुसार जो राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, ये जो कार्य है, मुख्य कार्य है ये मंत्रिमंडल का। यानी देश के अंदर हम कह सकते हैं कि मतलब किस नियंत्रण सीमा तक जो है किस विभागों का जो है गठन करना, या फिर इसके अलावा वैदेशिक क्षेत्र में भी किस प्रकार, यानी किसी देश के साथ कोई संधि समझौते करने हैं तो उसमें जो है किस प्रकार की नीतियां अपनाई जाएगी, वो सारी नीतियों का जो राष्ट्रीय संबंधी जितनी भी नीतियां हैं उन सब नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कानून निर्माण पर नियंत्रण। यानी सिर्फ राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना ही मंत्रिमंडल का कार्य नहीं होता है, साथ ही साथ कानून निर्माण करने पर भी जो है मुख्य नियंत्रण कार्यपालिका का होता है, यानी मंत्रिपरिषद का होता है।
यानी जो महत्वपूर्ण विषयों पर कानून निर्माण होता है वह नीति निर्धारण करने के बाद ही जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही ऐसे विधेयक, कानून संबंधी जो विधेयक हैं वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी जो कानून निर्माण पर हम कह सकते हैं जो पूर्ण रूप में नियंत्रण किसका है, मंत्रिमंडल का ही है। उसके बाद में आता है आपके राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात और पढ़ते हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करता है नहीं। यानी व्यवहार में अगर हम देखा जाए तो जो संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के ही हाथ में होती है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वित्तीय कार्य, वित्त संबंधी कार्य, यानी प्रतिवर्ष जो आय व्यय का लेखा जोखा है यानी बजट है जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। लोकसभा में ऐसे धन विधेयक संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो जो वित्त मंत्री द्वारा किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह एवं परामर्श से ही किए जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल के सहयोग से ही वित्त मंत्री अपना बजट तैयार करता है और लोकसभा में प्रस्तुत करता है, और ऐसे धन विधेयक को जो है सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इस सारे कार्य के पीछे मंत्रिमंडल का ही हाथ होता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी वैदेशिक संबंधों में कोई भी युद्ध है, बाहरी नीतियां हैं, ठीक है, युद्ध की घोषणा है, समापन करना है आपातकाल की स्थिति में, ऐसे सब कार्य मंत्रिमंडल ही संचालित करता है। हालांकि हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ा कि युद्ध की घोषणाएं हैं, समाप्त करना है, ये सारे कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन साथ साथ हमने एक बात और पढ़ी कि मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इस चीज़ को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के अनुसार ही करेगा। तो इस प्रकार हम ये समझ चुके हैं कि व्यवहार में अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण कार्यपालक शक्तियां हैं उसकी जो मेन शासन की जो बागडोर है वो जो है मंत्रिमंडल के हाथ में ही होती है। उसके बाद में पढ़ते हैं नियुक्ति संबंधी कार्य। तो राष्ट्रपति को जिस भी नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, जैसे राज्यपाल की नियुक्तियां हैं, महान्यायवादी की नियुक्तियां हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्तियां हैं, STSC आयोग के अध्यक्षों की नियुक्तियां, ऐसे बहुत सारे कई महत्वपूर्ण पद हैं जिस पर जो है राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है। लेकिन वास्तव में उन पर जो है पदों की नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमने इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त की कि जो नियुक्ति संबंधी जो कार्य हैं वो करता तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसके पीछे हाथ मंत्रिमंडल का ही होता है। किस व्यक्ति को कहाँ नियुक्त करना है वे सब मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही अन्य पदों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि इन सभी कार्यों द्वारा हमने ये जाना कि जो शासन की जो मेन बागडोर है, मेन पावर है जो प्रशासन की, वो सारा कार्य जो है राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन जो व्यवहार में देखा जाए तो संपूर्ण शक्तियां मंत्रिमंडल में ही होता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार चलती है वो पूरी मंत्रिमंडल के बलबूते ही चलती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ समाप्त होती हैं। आगे हम सरकार का तीसरा अंग पढ़ेंगे जो है न्यायपालिका। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।